नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास हेल्थ कार्यक्रम में, जिसमें आज चर्चा करेंगे कितना खतरनाक है नियो कोरोना वायरस के एक के बाद एक वेरिएंट सामने आ रहे हैं और इन अलग अलग वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। भारत में मिले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में तबाही मचाई थी और कई देशों में फिलहाल डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करके कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आ गया है। अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाई कि इस बीच एक नए वेरिएंट कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। वेरिएंट का नाम सामने आने की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस नए वायरस का नाम नियोकोव है। कहा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में ये पाया गया है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वायरस कितना खतरनाक है, इससे संक्रमित तो होने वाले हर 3 लोगों में से एक की मौत हो सकती है। कितना खतरनाक है ये कोरोना का वेरिएंट, इसी पर आज हम बात करेंगे चिकित्सा जगत के जानकारों के साथ। तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है नियोकोव। लगातार जो है नया वेरिएंट सामने आ रहा है। इसके म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन भी इसके ज्यादा बताए जा रहे हैं। इतना घातक है कि अगर ये संक्रमित करता है लोगों को तो 3 में से एक व्यक्ति की मौत हो सकती है। लगातार नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। जब से ये महामारी फैली है लोगों की चिंता बढ़ गई है। पहले डेल्टा वेरिएंट सामने आया था, उसके बाद अभी फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर है। ओमिक्रॉन को लेकर लगातार रिसर्च जारी है। लोग जो है दहशत में है, लेकिन लगातार सावधानी बरतने की जो है वो चिकित्सा विभाग सलाह दे रहा है। क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे, इसके बारे में चर्चा इस कार्यक्रम में हम करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि इस वेरिएंट को लेकर अभी भी रिसर्च जारी है। जो चीन की वुहान कंपनी है, वुहान यूनिवर्सिटी, उसने जो है इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहने की हिदायतें दे दी हैं। तो इस खबर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर डॉक्टर करण पीपरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस हिसाब से देख सकते हैं कि नियोकोव एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी। ओमिक्रॉन के बारे में अभी रिसर्च पूरी खत्म भी नहीं हुई, नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी चर्चा है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। एंड आज ही सुना है नियोकोव कोविड-19 का वेरिएंट है आफ्टर डेल्टा एंड ओमाइक्रॉन के बाद में। और ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये बहुत ही ज़्यादा संक्रमित करता है और संक्रमण जो रेट है बहुत हाई है। लेकिन हम अभी ये रिसर्च निकालते हैं कि ये रिसर्च का मामला है। WHO, ICMR, साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट और समस्त देश के जो चिकित्सक और लेबोरेटरीज हैं और विदेश की जो जानी मानी और मान्यता प्राप्त जो रिसर्च की लेबोरेटरीज हैं, वायरोलॉजी लेबोरेटरीज हैं, उनके जरिए ही पता चलेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है और किस प्रकार से इसके चेंजेस आए हैं। जेनोमिक सीक्वेंसिंग के द्वारा इसकी और जानकारी हो सकती है और कहाँ से आया है, चमगादड़ और मैन में ट्रांसफर होता है या और किसी एनिमल जैसे कैमल्स के बारे में भी पढ़ा सुना था और फिर मैन में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से ये देखने वाली बात है। इसकी ट्रांसमिशन रेट, इफेक्टिवनेस, हमारा जो वैक्सीन लगा हुआ है, कोविड-19 वैक्सीन जो लगे हुए हैं, उसको ये क्रॉस करता है कि नहीं, उसको फेल करता है कि नहीं, ये सब हमारे वैक्सीन का इफेक्ट। और इसके बारे में जब जानकारी कंफर्म हो जाएगी तब फिर कह सकते हैं कि ये नियोकोव जो है कोविड-19 का जो वेरिएंट है कितना घातक है और कितना संक्रमित कर रहा है। और वैक्सीन से जो वैक्सीन लग चुके हैं, लगभग 70 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। लगभग 180 करोड़ लोगों से भी ऊपर लोगों को एक वैक्सीन, सिंगल वैक्सीन लग चुका है। तो और उससे देश की जो हालत है वो काफी सुधार में है। इन्फेक्शन ओमिक्रॉन का भी हुआ है, ये भी एक वेरिएंट है जिसने खौफ पैदा किया था, लेकिन इससे एडमिशन बहुत कम हुए हैं, संक्रमण बहुत उसका फास्ट हुआ है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बॉडी में बहुत कम हुआ है, मौतें बहुत कम हैं। और अब स्कूल कॉलेज खुलने के आदेश भी प्रसारित कर दिए गए हैं। तो रिसर्च और वायरोलॉजिस्ट, ICMR और WHO
उनकी सलाह से हमारा जो सरकार है हमारी, वो निर्देश जारी करती है और इस पर किसी को अभी ऐसा किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष निकलेगा। ओमिक्रॉन के टाइप में जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के 2 केस साउथ अफ्रीका से केरल आए थे और एक महीने में जो भी हुआ और वो भी अब कम होने लगा, तो मैं समझता हूँ इसमें जल्दबाजी हमें किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके जितने भी बचाव के साधन हैं ये सब वही होंगे जो आपके कोविड-19 के थे, ओमिक्रॉन के लिए हुए, डेल्टा के लिए हुए। टाइट डबल मास्क N95 मास्क का उपयोग करना है, अनावश्यक कहीं भी आना जाना नहीं है, भीड़ वाले एरिया में नहीं आना जाना है और सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा साफ सफाई से करते हुए आप अपने आप को स्वच्छ रखें, दूरी बनाए रखें, बहुत जरूरी है। और WHO ICMR बहुत जल्दी इसके रिसर्च के आंकड़े प्रस्तुत करेगी और गवर्नमेंट इंडिया, जैसा कि न्यूज में देखा सुना पड़ा है, गवर्नमेंट इंडिया और अनेक देश इस पे जो नियोकोव है इस पे अपनी नजर बनाए हुए हैं और दूसरे लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, ताकि पैनिक भी ना हो और इसका कोई घातक असर एकदम से ना हो। लेकिन तैयारी हर प्रकार से, हर अस्पताल, हर मेडिकल क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल, सब में हमारे देश में बहुत ही जोरदार तैयारी है इससे सबसे बचाव के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो। और उसका सामना करने के लिए हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सक और डॉक्टर सब लगे हुए हैं। अब चूंकि दक्षिण एशिया से आया हुआ है इस प्रकार से और ये नया है, साउथ अफ्रीका में चमगादड़ में फैलता है और इस प्रकार की सुनने में आया है। और इसका जो प्रोटीन है वो उसका नेचर देखना पड़ेगा, इसकी जो सेल्स की जो बनावट है ये तो वैसे ही है जैसा कोरोना वायरस होता है। और 2012 में भी ऐसा सुनने में आया था जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पैदा करता, सर्दी जुकाम निमोनिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं और शॉर्ट में इसको मार्क्स भी कहते हैं। तो ये सब चीजों की जानकारी रहना चाहिए, हमारी जनता को भी रहना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को भी रहना चाहिए और किसी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए सभी लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। जिस प्रकार से आप ये सब चित्र दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं रोकथाम के, और ये चर्चा जो हो रही है और वैक्सीनेशन जो हो रहा है, ये सब हमारे बचाव के साधन हैं। और हम स्वयं अब पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, बच्चा बच्चा सब लोग ओमिक्रॉन और डेल्टा और कोविड-19 और ये जो आया है नया, इसके बारे में सुनेंगे तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार को और समाज को, देश को सुरक्षित रखने के लिए हर प्रकार से जो कोविड-19 एप्रोप्राइड बिहेवियर का जो है पालन करते हैं, जो गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस इसकी भी है। ये एक्सट्रीम गाइडलाइन है, ये बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक हमें बताई गई है और हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। इससे आगे तो और मैं नहीं समझता कि कोई और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगी। वैक्सीनेशन लग चुका है, इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो गाइडलाइंस का पालन करें और देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। अभी वेट एंड वॉच, इतनी जल्दी कोई निर्णय हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। देश के चिकित्सक, बड़े बड़े जाने माने वायरोलॉजिस्ट और संस्थाएं जो हैं वो किस प्रकार से निर्णय लेती है, 1-2 दिन में इसका 24 घंटे के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या है, किस प्रकार का है और कैसे बचा जा सकता है और किस प्रकार की कौन सी सिम्टोमेटिक दवाइयां उपयोग की जा सकती हैं। लक्षण प्राय यही होंगे, बुखार, सर्दी जुकाम, निमोनिया, हाथ पैर में दर्द, भूख का नहीं लगना, इसी प्रकार के लक्षण हो सकते हैं यदि आएगा तो, जो कि मिलते जुलते हैं। सीजनल डिसीज भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती हैं, वायरल डिसीज भी होती हैं और भी दूसरे बीमारियां होती हैं जो बरसात और ठंड में होती हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से मिक्स हो गया है, लेकिन हमें बच के रहना है, बच्चों को बचा के रखना है, अपने समाज को और प्रदेश की जनता को, सबको, देशवासियों को बचा के रखना है। तो बहुत अच्छी चर्चा है, इसमें जागरूकता आना चाहिए और बचाव के साधन का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर रश्मि वर्मा भी जुड़ चुकी है। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा कर रहे हैं नियोकोव के बारे में, नया वेरिएंट जो है कोरोना का उसने दस्तक दी है, आपकी क्या राय है, ये जानना चाहेंगे इस पर।
कल 28 जनवरी को वुहान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस चीज की पुष्टि की है जी। कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा फैमिली होती है वायरसेस की। तो उसमें एक ये नियोकोव जो है वेरिएंट पता चला है। तो अभी इसमें बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को, लोग जानना चाहते हैं, हड़बड़ी का माहौल बना हुआ है, उत्सुकता है, लोगों को डर है कि क्या ये कोविड-19 का कोई वेरिएंट है। तो सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि जी। ये कोविड-19 का वेरिएंट बिल्कुल नहीं है। 2012 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम की एक महामारी फैली थी, खासकर साउथ अरेबियन कंट्रीज में। जी। ये वायरस उस वायरस से मिलता जुलता वायरस है। ये कोविड-19 का वेरिएंट बिल्कुल नहीं है। जी। पहली चीज। दूसरा चीज कि क्या हमें अभी डरने की जरूरत है? टिल डेट, मतलब आज 29 जनवरी की डेट तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये वायरस इंसान में भी इंफेक्शन कर रहा है या नहीं। साउथ अफ्रीकन कंट्री में एक चमगादड़ की खास प्रजाति पाई जाती है, उसमें इसका संक्रमण देखने के लिए मिला है। बट इंसान में अभी तक कोई रिपोर्टेड केस या इससे संबंधित सिम्टम्स नहीं पाया गया। अभी स्टडी चल रही है, अभी और रिसर्च इस चीज पे होना बाकी है कि क्या हमें डरने की जरूरत है, क्या ये आने वाले नए पैंडेमिक का कारण बन सकता है, किसी और महामारी का कारण बन सकता है या नहीं। अब आप पूछेंगे फिर इतनी उत्सुकता क्यों है लोगों में? जी। पूरे जग जाहिर है ये बात कि जितने भी वायरसेस होते हैं जी। उनमें बहुत जल्दी म्यूटेशन आता है, और म्यूटेशन वो कारण होता है जिसकी वजह से कोई भी वायरस खतरनाक बनता है। जैसा कि हमने देखा था जब कोविड-19 आया था, तो पहला अल्फा वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं था, जी। उसमें म्यूटेशन हुए और फिर वो डेल्टा वेरिएंट बना और वेरिएशन आए और उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन। तो ये जो म्यूटेशन है ये खतरनाक चीज है। अभी कल मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उन लोगों का कहना ये है कि यदि अगर कुछ और म्यूटेशन इस वेरिएंट में होते हैं तो डेफिनेटली ये एक पोटेंशियल वायरस हो जाएगा जो इंसान में भी इन्फेक्शन कर सकता है। बताना चाहूंगी यदि ये वायरस इंसान में इन्फेक्शन करता है तो ये बहुत ही चिंता का विषय होगा। इसका जी। कारण ये है कि इसकी मोर्टालिटी 35% होती है। मतलब यदि किसी 3 लोगों में इन्फेक्शन होगा इस वायरस का तो किसी एक व्यक्ति की जान जाना या बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी अभी बहुत जल्दीबाजी में किसी भी चीज का निर्णय करना या निष्कर्ष निकालना। अभी हमें समझने की जरूरत है कि हमारे सामने ऑलरेडी एक पैंडेमिक है, जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं आप उनका जरूर पालन करिए, दवाएं समय से लीजिए, आइसोलेट करिए अगर आप किसी डिजीज से गुजर रहे हैं। बस इतना ही सफिशिएंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आने वाले समय में धीरे धीरे हमें हर चीज का पता चलता जाएगा। जी रश्मि जी, आपने एक बात का जिक्र किया कि ये कोरोना का वेरिएंट नहीं है, फिर इसे नियोकोव नाम दिया गया है, उसके वायरस और या फिर उसके म्यूटेंट बताया जा रहा है, ऐसा क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? इसको कहाँ से ये चीज निकल कर आई? जी देखिए मैं आपको बताती हूँ। जी। नियोकोव जो है वो कोरोना वायरस फैमिली है। जैसे कि हमें पता है सार्स कोविड-19 है ना, ये सब एक फैमिली ऑफ वायरस होते हैं। ओके। कोरोना वायरस वो फैमिली है, इसके अलग अलग फैमिली के पार्ट्स है। तो ये कोविड-19 नहीं है, ये कोरोना वायरस फैमिली से डिराइव करा गया है नाम। अगर देखें इसका संक्रमण जो आपने बताया कि अगर ये होता है इंसानों तक फैलता है, हालांकि अभी तक नहीं फैला है, लेकिन बात करें कोरोना वायरस की तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी चमगादड़ों का जो है उसकी वजह से फैला था और ये भी चमगादड़ में ही पाया जा रहा है। अगर ये इंसानों में आता है तो घातक जरूर होगा, क्योंकि 3 में से 1 इंसान की मौत होगी तो घातक होगा। अब अगर ये फैलता है तो कितनी तबाही मचेगी, क्योंकि लगातार कोरोना के वेरिएंट आ रहे हैं, फिर उनके म्यूटेशन निकल रहे हैं, फिर कोई नया वेरिएंट जन्म ले रहा है। कब तक जो है ये कोरोना की लहर चलेगी, कब तक हम नए नए वेरिएंट देखने वाले हैं? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज घूम रही होगी इस समय, क्योंकि एक के बाद एक नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नई नई इस तरीके की बीमारियां आ रही हैं। देखिए ये कह पाना या ये भविष्यवाणी कर पाना बहुत ही मुश्किल है इस समय,
जो हमारे हाथ में है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि कोविड एसेंशियल प्रोटोकॉल। हम ना चाहते हुए जबरदस्ती पार्टीज को अटेंड ना करें, हम भीड़ ना करें, हम पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड करें, जितना हो सके आप दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, टाइम पे अपना वैक्सीनेशन लें, यदि कोई सिम्टम आ रहे हैं तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, हो सके जितना कम से कम गैदरिंग को उसको करिए। ये इस समय जो हमारे हाथ में है हम ये चीज कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में हमें कब इस चीज से निजात मिलेगा ये कह पाना अभी बहुत जल्दीबाजी है, क्योंकि हर दिन हमें नया कुछ पता चलता है। जैसे कि न्यू बिल्कुल। कोर्स के बारे में हमें अभी एक दिन ही हुआ है, इनफैक्ट अभी रिसर्च स्टडी बहुत कुछ होना बाकी है कि ये बीमारी क्या रंग ले सकती है आने वाले समय में। यदि इंसान में ये बीमारी होगी तो क्या परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे, या हमें और नए क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। जी, हमारे साथ करण पीपरे जी बने हुए। डॉक्टर, अगर आपसे जानना चाहें, आप कह रहे थे कि वैक्सीनेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमने मृत्यु दर जो है वो कम देखा है तीसरी लहर में, लेकिन बात करें तो 100% जो है वो परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। लोग जो है वो कहीं ना कहीं छूट भी दे जा रहे हैं, कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं नहीं है। अगर बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, अब ये वेरिएंट कितने आते जाएंगे और कैसे इसकी रोकथाम की जाए भारत देश में, क्योंकि ये संक्रमण जो है वो थम नहीं रहा है, इसकी कहीं अंतिम छोर नजर नहीं आ रही है। कैसे इस चीज पे लगाम लगाई जा सकती है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हमने हमारे पूरे विश्व ने इससे भी घातक वैश्विक बीमारियों को देखा है और उसका सामना किया है, वैक्सीनेशन बनाया है और वैक्सीन लगाए हैं, उसका इफेक्ट है और वही परिणाम है जो हम सब जीवित हैं। उदाहरण के रूप में प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस और मीजल्स, डिप्थीरिया और भी बहुत से इन्फेक्शन है जिसके वैक्सीन वगैरह बने हुए हैं। और उन बीमारियों को जड़ से, पोलियो जैसी बीमारियों, वो भी वायरल डिसीज है, उसको पूरा उन्मूलन हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। विज्ञान इतना विकसित हो गया है पहले से ज्यादा, और चिकित्सक और बैक्टीरियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट पूरे विश्व में, कि इससे घबराने की जरूरत ही नहीं है। बहुत जल्दी इस पर रिसर्च होकर के इसको भी मारने का और कंट्रोल करने की दवाइयां और वैक्सीन बन जाएंगे और हम सब सुरक्षित रहेंगे। कोरोना का 2 साल पहले फरवरी मार्च में जब कोविड-19 आया हुआ था तो उस समय तो बहुत ज्यादा दहशत थी, और अभी भी है वही वायरस है कोविड-19, और साथ में उसके वेरिएंट्स भी हैं, तो वो सब कंट्रोल हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं और मौतें कम हो रही हैं, सीरियसनेस बहुत कम हो गया। वायरस वही है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, वैक्सीनेशन हो गया, दवाएं उपलब्ध हो गई हैं, सुरक्षात्मक तरीके उपलब्ध हैं और गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। तो कभी भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए ये नए नए वेरिएंट से बचने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीन से पूरी सुरक्षा नहीं है, लोगों को जिनको लगा है वैक्सीन उन्हें भी हो रहा है। तो ये तो हर एक वैक्सीन में है। ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन लगने के बाद में भी टीबी हो जाती है, तो 80-90% कारगर रहता है, 8-10% नहीं रहता है। उसमें भी उसकी लगाने की विधि है, टेम्परेचर का असर है, दवा जहाँ रहती है, किस प्रकार से उसको फायदा हुआ नहीं हुआ इफेक्ट का, ये सब फैक्टर्स होते हैं जिससे कि इसको 100%, लेकिन 100% कोई भी वैक्सीन कारगर नहीं है। तो उसके लिए ही तो गाइडलाइंस बनी हुई है कि आपको बचना है, सावधानी पूर्वक रहना है। लेकिन वैक्सीन 100% सबको लगाना है। गवर्नमेंट जो भी निर्देश देती है वो देश विदेश के वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर एक्सपर्ट टीम रहती है उसके द्वारा जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रयोग किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं और उसके बाद में ये सब प्रोग्राम बनते हैं, प्रोसीजर अप्लाई जाती है, तो उसका पालन करना बहुत जरूरी है। हम इस चर्चा के दौरान सबको यही बताएंगे कि हम कोरोना-19 वायरस से जीत रहे हैं। इस प्रकार के हवाओं से हमको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, खौफ नहीं खाना है और हम सब सुरक्षित ही रहेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बचाव करने की जरूरत है। बचाव बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वैक्सीनेशन बहुत स्ट्रिक्ट उसका पालन करना चाहिए। जी
डॉक्टर, मर्स वायरस जैसा ये न्यूको बताया जा रहा है, मर्स संक्रमण से जो है करीब 35% तक मृत्यु दर इसमें पाया गया था। दक्षिण एशिया के सीमित इलाकों में ये मर्स वायरस फैला था। अगर न्यूकोव की बनावट काफी हद तक इसके जैसी बताई जा रही है, जो हाल ही की स्टडी आई है, और वुहान यूनिवर्सिटी जो चीन की है उसने भी न्यूकोव को लेकर जो है वो हिदायत दे दी है। अब ये DPT4 रिसेप्टर के जरिए आपकी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है, तो क्या कुछ इसके बारे में जानकारी निकल रही है कि रिसेप्टर के जरिए कोशिकाओं में जाएगा, तो कैसे इससे बचा जा सकता है अगर ये मनुष्यों में फैलता है तो? ये टी सेल एंटीजन जो होता है उसमें जो प्रोटीन वगैरह होता है उससे उसमें रहती है ये जो डाइपेप्टिडिल पेप्टिडाइल एंजाइम होता है कोर नाम का, तो ये उसके बाइंडिंग में भी काम आता है और एंट्री प्रवेश के लिए काम आता है। जैसे ओमिक्रॉन की जो स्पाइक के साथ में जो प्रोटीन रहता है उसकी बाइंडिंग बहुत ही टाइट थी, और जब भी वो नॉर्मल सेल्स उसके सेल्स में आती थी तो एंट्री उसमें बहुत जल्दी मिल जाती थी उसको। तो ये जो संरचनाएं हैं इसमें परिवर्तन और इसमें जो केमिकल्स उसके और एंजाइम्स और प्रोटीन्स रहती है उसके पावर पे ही निर्भर करती है, और मरीज की कोशिकाओं में, मरीज के शरीर में जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो पर्याप्त होना चाहिए। तो ये जो संक्रमण है इसे रोका भी जा सकता है और इससे बचा भी जा सकता है। जी, हमारे साथ रश्मि वर्मा डॉक्टर बनी हुई है। डॉक्टर, अगर देखे जाए तो एग्जाम्पल जो है वो डेल्टा और ओमिक्रॉन का ही अभी हमारे सामने, अगर हम कंपेयर करें न्यूकोव को, डेल्टा में जो है वो मृत्यु दर ज्यादा था, ओमिक्रॉन में मृत्यु दर ज्यादा नहीं देखने को मिला है तीसरी लहर में। अगर न्यूकोव को इनसे कंपेयर किया जाए और तो फिर क्या कुछ रिजल्ट सामने आ सकते हैं? देखिए, जैसा कि जब हम कंपेयर करते हैं डेल्टा को ओमिक्रॉन से, ओमिक्रॉन की वेव से हम गुजर रहे हैं ऑलरेडी। डेल्टा की जो वेव थी वो हम देख चुके हैं, सेकेंड पीक जो आई थी। तो सेकेंड पीक में आपने देखा होगा कि सीरियस इन्फेक्शन, मतलब ऐसे लोग जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, मतलब मॉडरेट या सीवियर निमोनिया या वेंटिलेटर की जरूरत या हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत, ये हम डेल्टा वेरिएंट के में जो इन्फेक्टेड लोग थे उनको ज्यादा देख रहे थे एज कम्पेयर जो इस समय हम ओमिक्रॉन के केसेस देख रहे हैं। डे टू डे हमारे पास ओपीडीज में, आईपीडीज में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में हर जगह पेशेंट आ रहे हैं और काफी लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। बट अच्छी बात क्या है, 3 से 5 दिन के बीच में लोग बहुत अच्छी रिकवरी शो कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आईपीडी है, मतलब इन हॉस्पिटल एडमिशन की बहुत ही कम जरूरत पड़ रही है। तो ये दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो ओमिक्रॉन को हम माइल्डर वेरिएंट मानते हैं। जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, सीरियसनेस की, कि बीमारी किस तरीके की हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूको की बात हो रही है, ये मर्स जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बीमारी जो 2012 में साउथ अरेबियन कंट्रीज में हुई थी, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। इसका कारण है जब भी हम किसी वायरस की या किसी भी पैथोजन की, मतलब किसी भी इंफेक्शन की बात करते हैं तो 2 चीजों के बारे में बात करते हैं। एक होता है पैथोजेनिसिटी, मतलब किसी को इन्फेक्शन कितना करेगा वो। एक होती है विरुलेंस, मतलब कितनी सीवियर इन्फेक्शन करेगा। तो जब मैं इसको न्यूकोव को कंपेयर करती हूँ ओमिक्रॉन से, तो इसमें विरुलेंस बहुत ज्यादा होगा, मतलब लोगों को जो बीमारी है वो गंभीर होने की चांसेस ज्यादा होंगी। जब हम बात करते हैं कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को जान जाने का खतरा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक ये वायरस होगा। इतना तो हमने अभी डेल्टा वेरिएंट में भी देखा, लोगों को सीवियर इन्फेक्शन हुआ था बट लोग रिकवर कर पाए, लोगों की मोर्टेलिटी नहीं हुई, मॉर्बिडिटी थी बट लोग एक्सपायर नहीं हुए, काफी लोग रिकवर करे। ओमिक्रॉन में तो मोर्टेलिटी बहुत ही कम है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। तो डेफिनेटली न्यूको पहली बात अभी इंसान में इन्फेक्शन नहीं, यदि वेरिएशन है, यदि म्यूटेशन होते हैं, यदि इंसान में इन्फेक्शन होना शुरू होते हैं तो ये एक बहुत ही घातक चीज हो सकती है। बट फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी बहुत सारी स्टडी होना बाकी है। अभी एक पैनिक की सिचुएशन में लोग बिल्कुल ना आए, लोग ये मान के चलें कि ये भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस होगी अगर हम गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं। जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल सही बात है, गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरत है, और अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम इस
परेशानी से बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर, अगर देखें तो आपने गाइडलाइंस की बात करी, कोरोना वैक्सीन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बताया नियोकोव अभी की नई वायरस तो है नहीं, स्टडीज पहले ही आ चुके हैं इससे रिलेटेड। तो ये जो अभी हमें वैक्सीन लग रही है, क्या उस पर असरदार रहेगी? नियोकोव अगर वायरस किसी को इन्फेक्टेड करता है तो वैक्सीन असरदार रहेगी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बात, अभी मैं इस चीज के बारे में पढ़ ही रही थी, जो जी। अभी कल एक रिसर्च आई है। थोड़ा सा ये चिंता का विषय डेफिनेटली है उनका। इस रिसर्च के हिसाब से, अगेन ये वुहान यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ही ये चीज उन्होंने रखी है सामने, कि जी। यदि ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में होता है जी। तो जो अभी इस समय हम कोविड वैक्सीनेशन लोगों को दे रहे हैं, जी। हो सकता है कि ये पूरी ना पड़े इस इन्फेक्शन के लिए। बट फिर वही चीज है कि चीजें अभी रिसर्च में है, रिसर्च में है। बहुत कुछ कंफर्म होना बाकी है। अभी बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पे आना कि ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी, ये अभी कुछ समय के लिए आगे समझ में आएगा। अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी। बात करते हैं ओमिक्रॉन, ये हम देख रहे हैं कितना माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन ने बहुत हेल्प किया है लोगों को गंभीर बीमारी से बचने के लिए। तो वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल लोग अपना वैक्सीनेशन टाइम से लीजिए, दोनों डोज लीजिए। उसके बाद बूस्टर का टाइम आता है, आप प्लीज बूस्टर डोज भी जरूर लीजिए। बाकी डेफिनेटली टाइम के साथ ये जरूर समझ में आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, और डॉक्टर करण पिपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, दोनों हमारे साथ जुड़े थे। चर्चा कर रहे थे नियोकोव जो है वो कितना खतरनाक है, ये अभी कुछ नहीं पता। रिसर्च जारी है, लगातार नया वेरिएंट आ रहा है, कोई ना कोई बीमारी आ रही है, लेकिन उपाय जो है वही है कि आप सावधान रहे, अपनी जांच समय पर कराएं, वैक्सीनेशन ले, और जो है अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। फिलहाल स्वास्थ्य के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।